2021. So let's start with the first news जहाँ हम बात करते हैं तेलंगाना टेम्पल गेट्स वर्ल्ड हेरिटेज टैग. नाउ फर्स्ट यू नीड टू नो कि ये जो वर्ल्ड हेरिटेज टैग है वो दे कौन रहा है और देता कौन है. सो इट इज़ द यूनेस्को, दैट इज़ यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंस कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो बेसिकली एक ऐसी एजेंसी है जो फॉर द कोऑपरेशन और टू मेंटेन द पीस एंड सिक्योरिटी वर्क करती है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन साइंस एंड कल्चर. तो उसी जो एजेंसी है हमारे यूनाइटेड नेशंस की, उसने हमारे कंट्री के एक तेलंगाना के टेम्पल को वर्ल्ड हेरिटेज का टैग दिया है. नाउ व्हेन दिस कम्स टू वर्ल्ड हेरिटेज टैग, फर्स्ट तो यू नीड टू नो, दिस इज़ योर होमवर्क, कि आपको ये करना है कि कौन से बेसिस पर उनको ये टैग्स दिया जाता है, लाइक कौन सी चीज़ों को कंसिडर करते हैं टैग देने के लिए. सेकेंडली, व्हेन वी टॉक अबाउट दिस टेम्पल कि ये कौन सा टेम्पल है, तो इट इज़ बेसिकली अ रमप्पा टेम्पल इन पालमपेट, जो एक टाइम से बिल्ड हुआ था बाय द राचेरला सेनापति रुद्रया, जो हमारे काकतीय किंग के जनरल थे. ठीक है, 13th सेंचुरी का ये टेम्पल है. और इस टेम्पल का अगर आप पूरा आर्ट एंड कल्चर स्टडी करोगे कि किस तरह से उसको बनाया गया है, क्यों ये इतना फेमस है, तो इट हैज़ अ वेरी यूनिक आइडेंटिफिकेशन. ओके, अगर आप उसका फाउंडेशन देखोगे तो इट इज़ बिल्ड विद द सैंडबॉक्स टेक्निक. The flooring is granite, the pillars are basalt, the lower part of the temple is red sandstone, while white gopuram is built with light bricks that is reportedly float on water. So you can see the uniqueness of this temple. इस वजह से, ये सारे चीज़ों की वजह से, जहाँ ये 13th सेंचुरी से आज तक प्रिवेल कर रहा है और उसमें इतने सारे डिफरेंट आर्ट्स का यूज़ हुआ है, उस वजह से इसको हमने हेरिटेज साइट में नॉमिनेट किया था इन 2014, जिसको अभी फाइनली 2021 में टैग मिल गया है. मूविंग टू द नेक्स्ट, जहां हम बात करते हैं अहेड ऑफ वन डे, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ऑर्डर स्ट्रिक्ट विजिलेंस टू प्रिवेंट ड्रोन अटैक. आई गेस हमने कल परसों ही इस ड्रोन अटैक के बारे में पढ़ा था, जहां एक ड्रोन आकर जम्मू एंड कश्मीर में ड्रॉप हुआ था. आई होप यू ऑल रिमेंबर. तो इसी ड्रोन के बारे में हमारी मिनिस्ट्री ने उनको कहा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिया है कि इस ड्रोन अटैक को प्रिवेंट करने के लिए काफ़ी प्रॉपर विजिलेंस रखा जाएगा, काफ़ी मेजर्स लिए जाएंगे. हर जो पुलिसमैन है हमारे, जो भी आर्मीज वगैरह है, उनको अलग अलग जगहों पे वेपन्स के साथ डिप्लॉय किया जाएगा ताकि फिर से ये सारी चीज़ें ना हो सके. बेसिकली जो हमारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है, ठीक है, उसको फ्रेम किया गया है इस ड्रोन अटैक्स को प्रिवेंट करने के लिए. उसी के साथ यहाँ पर हमारा जो रेड फोर्ट है, वहाँ पर पुलिसमैन विथ लॉन्ग रेंज वेपन विल बी डिप्लॉयड टू शूट डाउन एनी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट अप्रोचिंग रेस्ट्रिक्टेड स्पेस. जैसे कि हमारा जो आर्मी वगैरह का एरिया होता है, जहाँ हमारा बॉर्डर्स एरिया होता है, कुछ जगह रेस्ट्रिक्टेड होती है. अगर वैसी कोई जगह पर ऐसा कोई ड्रोन जाता हुआ नज़र आता है या वैसा कोई चीज़ फ्लाइंग होते हुए पास होती है, तो इट इज़ अ ऑर्डर फ्रॉम द मिनिस्ट्री कि अगर आप ऐसा आइडेंटिफाई करते हो तो आप एक लॉन्ग रेंज वेपन से उसको ऊपर ही शूट कर दोगे. ओके, सो दैट इट इज़ नॉट रीच एनी रेस्ट्रिक्टेड एरिया. अगर वो ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जो है वो ट्राई करता है टू गो टू नियर अ सेंसिटिव एरिया, तो उसको भी वहाँ पर शूटिंग करना है. ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो सेंसिटिव एरिया पे जा रहा है, तो पहले आप शूट तो करोगे, उसके साथ एक रेड फ्लैग को वेव करोगे, ताकि जो दूसरे लोग हैं उनको पता चल जाए कि ऐसा कोई एक इंडिकेटर मिल जाए, ताकि लोगों का अटेंशन वहाँ गेन हो सके कि हाँ ऐसा कोई चीज़ आया है, और बाकी का जो प्रोसीजर्स है उसको कंसिडर किया जाए. ओके, सो ये सारे ऑर्डर्स जो है हमारी मिनिस्ट्री ने दिया है ताकि वो लोग प्रॉपरली उसको प्रिवेंशन रख सके, प्रॉपर विजिलेंस रख सके कि कैसे शूट करना है. सेंसिटिव एरियाज़ को कंसिडर किया है, रिस्ट्रिक्टेड एरियाज़ को कंसिडर किया है, और उसी के साथ शाउट ऑन लाउड हेलर टू ड्रॉ इट्स अटेंशन एंड इंस्ट्रक्ट टू लैंड immediately, failing which it will be shot down. The order states that if it does not follow the instruction,
and there is no time to seek instruction from superior officers or seek clarification from the Indian Air Force agency. The security personnel may shoot it as with the intention of decapitate the individual. मतलब ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो भी पर्सनल होगा उसका अगर ऐसा लग रहा है कि टाइम नहीं है कि वो किसी से कंफर्मेशन ले शूट करूँ या नहीं करूँ, जैसे हम हमारे हेड से लेते हैं, अगर हेड को ऑर्डर आता है तो वी शूट, बट यहाँ पर बोला जा रहा है अगर ऐसा सिचुएशन है कि आपके पास टाइम ही नहीं है तो यू आर अलाउड कि आप डायरेक्टली उसको शूट कर दो फॉर द सेक और फॉर द इंटेंशन ऑफ decapitate द इंडिविजुअल व्हीकल. ओके, सो यहाँ पर उन्होंने इस तरह से सारी चीज़ों को रखा है और काफ़ी ट्रेन मैन पावर्स को भी रखा है, उनके साथ पुलिस भी रहेगी जो इस सारे चीज़ों में इन्वॉल्व होगी. ओके, नेक्स्ट कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल जहाँ हम बात करते हैं डील ऑन गोगरा हॉट स्प्रिंग्स लाइकली सून. नाउ दिस इज बिटवीन इंडिया एंड चाइना, जहाँ एक स्टैंड ऑफ चल रहा था बहुत ही टाइम से. तो इसी के बारे में ये बात की गई है कि एक 12th राउंड ऑफ कॉर्प्स कमांडर लेवल का टॉक होने की बात हो रही है, ताकि इस टॉक से जो भी हमारी आर्मी है जो स्टैंड ऑफ पे खड़ी है यहाँ पर, दैट इज गोगरा और हॉट स्प्रिंग्स में, उसका हम स्टैंड ऑफ ख़त्म करें. बट ये टॉक्स के लिए जो हमारी चाइना है वो रेडी हुई थी और उन्होंने एक टाइम भी सजेस्ट किया था, दैट इज़ 26 जुलाई. बट 26 जुलाई जो आता है हमारा आज जो है विजय दिवस है, ठीक है, कारगिल विजय दिवस, जिस वजह से हमारी आर्मी ने उसको मना किया है. बट अगेन देयर वुड बी अ डेट डिसाइडेड कि कब ये चीज़ें हो सकती है और उस चीज़ों पर उनकी बात होगी. उससे पहले भी हमारी काफ़ी दोनों साइड से बात हुई है, जैसे कि मेजर जनरल लेवल टॉक्स की भी बात होने की सोची गई है. और उससे पहले काफ़ी हमारे जनरल लेवल की जो 55 ब्रिगेडियर लेवल टॉक्स है, 1450 कॉल ओवर द टू हॉटलाइंस है. तो ये सारी टॉक्स काफ़ी हो चुकी है एंड ये चीज़ें दिख रही है कि दोनों साइड से इट इज़ अ अप्रूवल कि टॉक करके ये दोनों चीज़ों का जो एक स्टैंड ऑफ चल रहा है, जो डिसएंगेजमेंट है, उसको ख़त्म करें. ओके, नाउ अब प्रॉब्लम ये आती है कि अगर आप इसको देखोगे कि यहाँ क्यों है, ये क्या चीज़ें हैं, तो यहाँ पर इश्यूज़ क्या है. ठीक है, सो यहाँ पर एक एरिया है इज़ अ कट ऑफ फॉर सेवरल मंथ्स अ ईयर विच इज़ नॉट अ केस विद चाइना. ठीक है, जो हमारा जोजिला है एंड रोहतांग पास है जो हमारे इंडिया के पास आ जाता है, रोहतांग पास, वो केप्ट ओपन लॉन्गर दैन यूजुअल लास्ट ईयर ड्यू टू द स्टैंड ऑफ. बिकॉज यहाँ पर मैंने आपको बताया स्टैंड ऑफ था तो उस चीज़ को अभी तक ब्लॉक नहीं ओपन रखा गया था एंड आर अवेलेबल फॉर 7 और 8 मंथ्स. कंस्ट्रक्शन यहाँ पर हो रहा है, कंस्ट्रक्शन वर्क और several tunnels is underway on the priority basis. इस रोहतांग पास को बहुत ही प्रायोरिटी दिया जाता है, वहाँ पर काफ़ी कंस्ट्रक्शन वगैरह भी टेक ऑन हो रहे हैं. उसी के साथ इंक्लूडिंग द बरालोचा ला एंड टांगलांग ला अमोंग अदर्स द ऑफिशियल्स सेट. सो यू ऑल कैन सी अगर ये टॉक कम्प्लीटली एक फुलफिल वे में हो जाता है तो देयर इज़ अ चांसेस कि हमारी आर्मी का जो एक डिसएंगेजमेंट है वो हो सके और उसी के साथ जो स्टैंड ऑफ चल रहा है हमारे ईस्ट लद्दाख में वो ख़त्म हो सके एक एग्रीमेंट के द्वारा. मूविंग टू द नेक्स्ट, जहाँ हम बात करते हैं रेडी टू एंगेज ऑन राइट्स सेज इंडिया. इसके बारे में हमने कल ही बात किया था, दैट इज़ ह्यूमन राइट्स के बारे में, जहाँ पर जो हमारे यूएस के सेक्रेटरी है उन्होंने कहा था कि वो इंडिया को अपना बहुत ही क्लोज पार्टनर मानते हैं एंड ही विल डेफिनेटली रेज एन इशू ऑफ ह्यूमन राइट्स. ये चीज़ें उन्होंने की थी, तो उसी के रिप्लाई में आज हमारे इंडिया का हमें कमेंट्स मिलता है, जहाँ इंडिया ने कहा है कि ही इज़ रेडी टू एंगेज ऑन राइट्स, दैट इज़ ह्यूमन राइट्स. अब हमने इस चीज़ को देखा था कि बेसिकली ह्यूमन राइट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री है, इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड उस वजह से ये जो ह्यूमन राइट्स इश्यूज़ आते हैं और जो डेमोक्रेसी वाले इश्यूज़ आते हैं वो सिर्फ इंडिया के लिए ही नहीं, वो हमारे यूनिवर्सल इन नेचर है और ये सबको, ये चाहे वो नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, सारे पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट होता है. ओके, सो व्हेन यूएस सेड कि इंडिया इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड एंड इंडिया वुड डेफिनेटली बी अ पार्टनर टू रेज इश्यूज इन ह्यूमन राइट्स, तो इंडिया सेड येस डेफिनेटली वी आर रेडी कि हम आपके साथ इस ह्यूमन राइट इश्यूज और डेमोक्रेसी वाले चीज़ों के ऊपर बात करेंगे एंड वी विल डेफिनेटली रेज इशू
एंड प्राउड मोमेंट ऑफ अचीवमेंट इन डोमेन्स ऑफ डेमोक्रेसी ह्यूमन राइट्स इज ऑफिशियल। और वो ये सारी चीज़ें भी बताएंगे कि वो कितने प्राउड है हमारे जो डेमोक्रेसी प्रिवेल है, हमारे ह्यूमन राइट्स के इश्यूज़ को किस तरह से टैकल किया जाता है वो। अब यहाँ पर जो एक चीज़ आप लिंक करोगे इस ह्यूमन राइट इश्यूज़ को लेकर, तो इट इज़ द पेगासस फाइबर। बेसिकली ये इसी के लिए हो रहा है ये ह्यूमन राइट्स का टॉक, बिकॉज इस पेगासस फाइबर ने हमारा जो राइट टू प्राइवेसी है उसको हार्म किया है, और हमारे सिर्फ इंडिया में ही नहीं, एट अ ग्लोबल लेवल। और देयर इज़ अ नीड कि इस राइट टू प्राइवेसी को टैकल करने के लिए हमारे ये ह्यूमन राइट्स की चीज़ों के ऊपर बात करना ज़रूरी है। ओके, सो यहाँ पर एक ब्लिंकन ने स्टेटमेंट दिया है हमारे, अनडेमोक्रेटिक यूजेस ऑफ technology internet are a major concern for Mr. Biden. His administration has already been critical of internet bans in India and Mr. Blinken will likely bring up Pegasus। ये चीज़ों के ऊपर उन्होंने कहा है कि उनको ये कंसर्न है कि इसका एक मिसयूज़ जो हो रहा है वो ना हो, और उसका जो बैन हो चुका है उसके ऊपर वो बात करना चाहते हैं। ऑन द रीजनल सिचुएशन, जहाँ पर इम्प्लीकेशंस विथ withdrawal of US forces from Afghanistan and the need for sustained pressure on Pakistan, ये एक एक्सटर्नल टॉपिक्स है, जैसे मैंने आपको बताया था कल ही कि ये सारी चीज़ों पर तो बात होगी, उसके साथ रीजनल डिस्कशंस भी होंगे, जैसे इंडो पैसिफिक हो गया, और उसी के साथ ये जो अफगानिस्तान इशू चल रहा है, तो ये सारी चीज़ों के ऊपर भी हम बात करने वाले हैं। बिकॉज वी ऑल नो कि जब से यूएस ने विड्रॉवल लिया है अफगानिस्तान से, तभी से ये चीज़ें, जो तालिबान का इम्पैक्ट है अफगानिस्तान के ऊपर काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। Okay, so that's what this article says about. Moving to the next article, जहाँ will be taking up China Pakistan outlines joint action to align Afghanistan strategies. Now this is a very important part. इसको आप एक IR से relate करोगे, बट ये IR है क्या? IR इज़ बिटवीन इंटरनेशनल रिलेशंस बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान, बट यहाँ पर आपको इंडिया का कंसर्न बहुत ही मायने रखता है कि यहाँ पर इस चीज़ पर इंडिया का क्या कंसर्न है, क्या इंडिया इस चीज़ से एग्री है या नहीं है। सो फर्स्ट थिंग, यहाँ पर जब आप बात करोगे तो ये जो हमारे चाइना और पाकिस्तान है, जो बेसिकली हमारी नेबरिंग कंट्रीज आती है, और उसी के साथ अफगानिस्तान की भी नेबरिंग कंट्रीज आती है, तो उन्होंने बात की है कि वो लोग कोऑपरेट करेंगे और वर्क करेंगे इन अफगानिस्तान amid the changing situation in the country, as their foreign ministers proposed building the China-Pakistan economic corridor. So you all can see एक China-Pakistan economic corridor की बात की गई है to be built, जो एक hub of regional connectivity होगा। Because last एक आर्टिकल हमने देखा था कि जो अफगानिस्तान है, ठीक है, बीच में आता है और उसके आजू बाजू में जो मेजर कंट्रीज आती है, अगर ये अफगानिस्तान का इशू रिजॉल्व हो जाता है तो वो एक कनेक्टिविटी के लिए बहुत ही इजी वाला रूट बन जाता है। तो अगर यहाँ पर चीज़ें सॉल्व होती है तो सारी कंट्रीज़ के लिए कनेक्टिविटी प्रिवेल कर सकती है। अब यहाँ पर ये लोगों ने काफ़ी चीज़ों के ऊपर बात की है। जो हमारे मिस्टर वांग हैं, उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि अभी जो अफगानिस्तान में सिचुएशन चल रही है, जब से हमारे यूएस ने विड्रॉवल ऑफ ट्रूप्स किया है, तो जब से विड्रॉवल हुआ है, ना ही वो टेररिज्म का पूरा जो पर्पस ख़त्म करने का था वो पूरी तरह से ख़त्म हुआ है, और ना ही वहाँ पर पीस आया है, ठीक है। बट यहाँ पर क्या हो चुका है, एक अफगानिस्तान ब्रॉड पीस टू अफगानिस्तान बट क्रिएटेड अ न्यू सिक्योरिटी ब्लैक होल। न्यू सिक्योरिटी ब्लैक होल का क्या कहना है कि ना ही पीस मिला है, ना ही टेररिज्म ख़त्म हुआ है, बट अब ये सिक्योरिटी प्रिवेल करना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ हो चुकी है। उसी के साथ एक और एक चीज़ पे उन्होंने बात की है, बात करने वाले कि जो चाइना और पाकिस्तान है, ठीक है, दे आर मोस्ट डायरेक्टली अफेक्टेड बाय सिचुएशन इन अफगानिस्तान। क्यों? बिकॉज वो लोग उनके नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, और ये उनके लिए ज़रूरी बन जाता है कि ये दोनों साइड से अपने आप को कोऑपरेशन बढ़ाकर, अपना स्ट्रेंथ बढ़ाकर उस चीज़ को, चेंज को टैकल करें, एज दे आर द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ अफगानिस्तान। और भी चीज़ों पर डिस्कशंस हुए हैं, जैसे कि जो जॉइंट एक्शंस है उनकी बात की गई है। हमारे मिस्टर वांग जो है उन्होंने बात की है जॉइंट एक्शंस, जहाँ पर उन्होंने 5 एरियाज़ के ऊपर बात की है कि वहाँ पर उनको इमीडिएट प्रायोरिटी देना है, और वहाँ पर जो एक्सपेंशन ऑफ वॉर हो रहा है अफगानिस्तान में उसको प्रिवेंट करना है, ठीक है। उसके साथ उनका सेकेंड फोकस ये होगा
कि वहाँ पर एक इंट्रा अफगान जो नेगोशिएशंस हो रहा है काबुल और तालिबान के बीच में, उसको वो और अच्छे से पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देकर उसको एक इस्टेब्लिश कर सके। तीसरा उनका ये होगा कि वो रिजोल्यूटली टेररिज्म को कम्पैक्ट कर सके, जो टेररिस्ट फोर्सेस हैं वहाँ की उसको कम्बैट कर सके। इस चीज़ पर भी उनका काफ़ी एम है। चाइना और पाकिस्तान के टॉक्स में ये दिया गया है। अगर आप देखोगे जो उन्होंने ये भी कहा है कि जो हमारे डिफरेंसेस हैं, ठीक है, जो दोनों भी कंट्रीज़ में अगर आप डिफरेंसेस देखोगे विद द व्यू ऑफ टेरर इशू एंड द रोल ऑफ अदर आउटफिट्स इन अफगानिस्तान, तो यहाँ पर मिस्टर वांग का ये कहना है कि मीटिंग विथ हिज अफगान काउंटर पार्ट मोहम्मद हनीफ अमर इन दुशानबे that the Taliban should stand clearly of any and all terrorist forces। उसी के साथ एक जो समिट ऑन कनेक्टिविटी था, अफगान प्रेसिडेंट अशरफ गनी पब्लिकली स्लैम्ड पाकिस्तान, जहां आपको याद होगा ओवर 10,000 जिहादीज ने जो थे उन्होंने पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करके तालिबान में एंटर किए थे। तो इस चीज़ के ऊपर अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान को बहुत ही एलिगेशंस लगाए थे कि आप अपने लोगों को संभाल तक नहीं सकते, आप अपने इस्लामिक ग्रुप्स के स्ट्रॉन्ग नहीं रख सकते, वहाँ पर एक्शंस नहीं ले सकते। तो उसके खिलाफ उनको उन्होंने स्लैम किया था। अब एक फोर्थ जॉइंट एक्शन ये था उनका कि वो लोग प्रमोट करेंगे कोऑपरेशन अमंग अफगानिस्तान नेबर्स एंड एक्सप्लोर द कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लेटफॉर्म ऑफ कोऑपरेशन अमंग देम। ये उनका 4 पॉइंट है। अब लास्ट यहाँ पर ये है कि दोनों ही मिलकर काम करेंगे इन इंटरनेशनल फोरा ऑन द अफगान इशू, ताकि उनका ये जो टारगेट है दैट इज CPEC, दैट इज कॉरिडोर, बेसिकली द इकोनॉमिक कॉरिडोर बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान, ये फुलफिल हो सके। अब अगर आप टेरर इन पाकिस्तान की बात करते हो कि पाकिस्तान में किस तरह से टेररिज्म पाया जाता है, तो टेरर्स की अगर आप बात करते हो तो देयर वाज अ टॉक अगेन, जहाँ पर जो पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है उन्होंने ये कहा था कि दे रिअफर्म देयर कमिटमेंट टू फैसिलिटेट एंड सपोर्ट अफगान लेड एंड अफगान ओन्ड पीस। ठीक है, अफगान लेड एंड अफगान ओन्ड पीस रिकंडीशंस प्रोसेस, ठीक है, एंड देयर सपोर्ट फॉर द पीसफुल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अफगानिस्तान, जहाँ पर पाकिस्तान की जो मिनिस्ट्री है वो अफगान को एक सिंपैथी दिखा रही है, कंसर्न दिखा रही है कि वो अपना आपका पूरा सपोर्ट करेगी फॉर द पीसफुल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अफगानिस्तान। उसी के साथ उन्होंने कंडेम भी किया है। कंडेम किसको किया है उन्होंने, जो पाकिस्तान में एक टेररिस्ट अटैक हुआ था अभी, जहाँ पर काफ़ी चाइनीज़ भी और काफ़ी पाकिस्तान के नेशनल्स की भी डेथ हुई थी, उसमें उन्होंने बताया कि एक्सप्रेस द फर्म रिजॉल्व टू एक्सपोज द कल्प्रिट्स एंड द रिप्रेहेंसिबल designs through the ongoing joint investigation, give exemplary punishment to the perpetrators, ensure comprehensive safety and security of the Chinese projects, national and institutions, and prevent recurrence of such incidents। जहाँ पर जो अटैक्स की वजह से इनकी बात हुई थी, इनके जो डेथ हुई थी, इनके जो नेशनल्स की और काफ़ी चाइनीज़ की, उसके ऊपर उन्होंने बात की है। अब ये सारा तो हमने देखा कि अफगान और चाइना के टॉक्स क्या है। नाउ व्हेन इट कम्स टू द इंडियाज़ पर्सपेक्टिव, ये हमारे लिए काफ़ी मायने रखता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो अफगान की मिनिस्ट्री उन्होंने तो ये कहा, बट चाइना की मिनिस्ट्री ने भी कुछ कहा है। चाइना की मिनिस्ट्री ने कहा है कि जब मई का था टाइम, तभी जो दोनों भी कंट्रीज़ थी उनके बीच में कम्युनिकेशन चल रहा था, दैट इज़ अफगानिस्तान और चाइना के बीच में, जिसमें अफगानिस्तान ने काफ़ी गुड्स को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया है थ्रू गवार पोर्ट एंड कराची पोर्ट। चाइना, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान आर डिस्कसिंग इश्यूज रिलेटेड टू एक्सटेंडिंग रोड्स एंड एक्सप्रेसवे इन Pakistan to Afghanistan, so you all can see how they are trying to increase the connectivity। but यहाँ इंडिया का ये स्टैंड है कि इंडिया इज अपोज्ड इट। वाई इंडिया इज अपोजिंग इट? इंडिया इस चीज़ को इसीलिए अपोज कर रही है कि अगर ये CPEC बन गया, जो हमारे पास होता है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से, ठीक है, POK से पास होता है, तो इट वुड बी अ थ्रेट टू इंडिया। ऑल्दो चाइना ने इस चीज़ को, इस प्रोजेक्ट को बहुत ही आगे बढ़ाने का ट्राई किया है और उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट भी POK में लगा दिया है, बट इट वुड बी अ थ्रेट टू इंडिया और इंडिया उस चीज़ को अपोज कर रहा है। मूविंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल,
जहाँ हम बात करते हैं सेंट्रलाइजेशन इज नॉट रिस्क वर्थ टेकिंग, ठीक है, जहाँ हम ये बात करते हैं सेंट्रलाइजेशन इज नॉट रिस्क वर्थ टेकिंग। आई एम सो सॉरी गाइस, ये चीज़ों को मैं ट्राई करती हूँ। ओके, जब हम इस आर्टिकल की बात करते हैं, सो दिस आर्टिकल बेसिकली डील्स की, जो अभी हमने देखा था कल भी, एक कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को लेकर आर्टिकल्स हम काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हैं, जहाँ पर जो सेंटर है वो स्टेट के लिस्ट के ऊपर अपना डिसीजंस देती है, और जो भी अपना रूलिंग है, ठीक है, बेसिकली सेंटर को ऐसा लगता है कि वो काफ़ी ज़्यादा बेटर रूल कर पा रही है स्टेट लिस्ट के ऊपर। ओके, तो उसी चीज़ के ऊपर एक आर्टिकल यहाँ हम देखते हैं, जहाँ पर जो हमारे वाई रेड्डी है, वाई वी रेड्डी, उन्होंने कमेंट्स दिया है, सेंट्रलाइजेशन नॉट अ रिस्क वर्थ टेकिंग, जहाँ पर हमारी सेंटर जो है बेसिकली स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पर अपना डिसीजन देकर सेंट्रलाइजेशन करने की ट्राई कर रही है। तो ये एक बर्डन है, बर्डन शेयरिंग है, ना कि एक क्वेश्चन टू मूव द अबेंडन ऑफ एग्जिस्टिंग inoculation system of the center providing free vaccine on the states using the resources। बेसिकली ये कहना है, हमने कल भी देखा था कि जो हमारी गवर्नमेंट का स्टेक है इट इज़ 75% और प्राइवेट का स्टेक है इट इज़ 25% इन टर्म्स ऑफ वैक्सीनेशन प्रोवाइडिंग। बट यहाँ पर गवर्नमेंट जो है स्टेट के हाथ में कुछ नहीं दे रही कि स्टेट इस चीज़ को प्रोवाइड करे। गवर्नमेंट जो है सेंट्रल लेवल पर ही सारी चीज़ें करवा रही है, अपने हाथ में सारी चीज़ें रखकर करवा रही है। अब उनका ये कहना है कि यही चीज़ अगर आप स्टेट को देते तो स्टेट अलग अलग सिस्टम डेवलप करता, अपने अपने तरीके से हर स्टेट वर्क करता इस चीज़ को फुलफिल करवाने। बट ये आप करने ही नहीं दे रहे हो। आप एक फेडरलिज्म जो वर्ड है उसको अवॉइड कर रहे हो, उसको आप अवॉइड कर रहे हो। क्यों? बिकॉज फेडरलिज्म इज़ अ पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, और फेडरलिज्म जो है उसका मतलब ही ये होता है दैट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, और इस चीज़ को आप हार्म कर रहे हो। अब व्हेन यू आर हार्मिंग दिस थिंग, एक तो आपने वैक्सीनेशन में की, दूसरा आपने जो स्टेट लिस्ट के ऊपर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का ये बनाया उसके ऊपर की। तो बेसिकली कांग्रेस के टाइम पर ऐसा हुआ नहीं था। कांग्रेस के टाइम पर उनका ये कहना है कि जो बैलेंस था बिटवीन द स्टेट एंड सेंटर वो बहुत ही अच्छा था, जहाँ पर स्टेट्स अपने अपने तरीक़ों से बहुत ही न्यू सिस्टम्स को डेवलप करते थे, डिफरेंट मीन्स और मॉडल्स को अडॉप्ट करते थे ताकि कोई एक इश्यूज़ ना आ जाए। बट यहाँ पर आज हम देखेंगे कि जब से हमारी ये गवर्नमेंट आई है, रूलिंग गवर्नमेंट, उनकी वजह से जो बैलेंस है बहुत ही बढ़ चुका है, और इट हैज़ बिकम अ प्रॉब्लम इन सेंट्रलाइजेशन इज़ अ डाइवर्स कंट्री। अब अगर सेंट्रलाइजेशन होगा तो किस चीज़ पर आप इसको एज अ फेडरल स्ट्रक्चर मानोगे, बिकॉज यहाँ तो पूरा सेंट्रल ही सब कुछ कर रहा है। मूविंग टू द नेक्स्ट, जहाँ हम बात करते हैं स्टेट्स कम टुगेदर एज वाइल्ड फायर रेज इन द यूएस। इसको आप एनवायरनमेंट से लिंक कर सकते हो कि किस तरह से वहाँ पर यूएस में पूरा वाइल्ड फायर में आग लग चुकी है। इसके लिए काफ़ी जो मल्टीपल स्टेट्स है दे आर बैटलिंग द वाइल्ड फायर्स इन मोंटाना वेयर five firefighters were injured combating blaze that have braved lands and destroyed home across the US West. So you all can see how threat it has become to the environment, जहाँ पर लोग जो जा रहे हैं उस चीज़ को ख़त्म करने, वहाँ पर वो लोग खुद बर्न हो जा रहे हैं। And the nation's largest wildfire, Southern Oregon's Bootleg fire, was over 40% contained on Saturday, as more than 2,200 crew members worked to corral it, fire officials said. Still, the fire has blazed a lot higher than the expected, and उस वजह से बहुत ज़्यादा कंसर्न की बात है। अगर ये टैकल नहीं होता है, अगर फायर फाइटर्स बैटल इसको नहीं कर पाते, तो इट वुड बी अ वेरी ग्रेट थ्रेट। मूविंग टू द लास्ट, जहाँ हम एक एडिटोरियल पे डिस्कस करेंगे, जहाँ अगेन वी आर टेकिंग अप विद द क्लाइमेट की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर अभी ये जो मॉनसून सीज़न चल रहा है हमारा, उसके ऊपर हम बात करते हैं, जहाँ आपने रेनफॉल्स को नोटिस किया होगा जुलाई और जून के टाइम से, किस तरह से हमारा जो रेनफॉल जितना जून के और जुलाई के स्टार्ट में नहीं था, अभी जुलाई के मिड जुलाई के बाद से जिस तरह से रेनफॉल का
इम्पैक्ट चेंज हो चुका है, हैवी रेनफॉल हमें देखने मिल रहा है, उसके बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। अब जब हम यहाँ बात करते हैं तो यहाँ पर ये बताया जाता है कि लास्ट वीक ऑल इंडिया रेनफॉल हैज़ बीन ओवर 50% मोर दैन वॉट इट इज़ नॉर्मल फॉर दिस टाइम ऑफ ईयर, जहाँ पर हमारे जो मेजर रीजन है दैट इज़ कोंकण कोस्ट और सदर्न पेनिनसुला रीजन, सबसे ज़्यादा इनको एक्सट्रीम रेनफॉल मिला है। ड्यू टू दिस रेनफॉल आपने देखा होगा कोंकण में काफ़ी फ्लड्स आ चुके हैं, काफ़ी लोगों के घर डूब चुके हैं, काफ़ी लोगों की मिसिंग है, काफ़ी लोग किल हो चुके हैं इस वजह से। ओके तो हमारी जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का डेटा है और रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ द साउथ पेनिनसुला हैज सीन 29% मोर रेनफॉल फ्रॉम जून जुलाई 25 देन वॉट इट इज़ नॉर्मल फॉर दिस पीरियड। उसी के साथ जो हमारे महाबलेश्वर महाराष्ट्र वगैरह है, यहाँ पर तो बहुत ही रिकॉर्ड ही टूट चुका है, इस कदर रेनफॉल हुआ है यहाँ पर। द मानसून इज कैरेक्टराइज्ड बाय अनएक्सपेक्टेड वेरिएबिलिटी दैट फोरकास्ट मॉडल्स कैन कैप्चर ओनली इन अ लिमिटेड वे। मतलब ये क्लाइमेट चेंज ऐसा हो चुका है कि इसको अनएक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हमारी जो डिपार्टमेंट है उसको एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही कि ऐसा कुछ हो सकता था, ठीक है। और उसी के साथ जो हमारे साइक्लोन्स हैं वो भी चेंज हो चुके हैं, जहाँ आप देखोगे पहले बे ऑफ बंगाल में काफ़ी साइक्लोन्स आते थे और आज यहाँ पर अरेबियन सी में काफ़ी साइक्लोन्स उभर कर आ रहे, जो अगर आप रिसेंटली देखोगे साइक्लोन तोक्ते, उसका फ्रीक्वेंसी कितना था, वो कहाँ से इमर्ज हुआ था। सो हिस्टोरिकली अगर आप देखोगे तो जहाँ बे ऑफ बंगाल एक टाइम पे बहुत ज़्यादा साइक्लोन्स लाता था, आज अरेबियन सी ला रहा है और उसी के साथ उनकी फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज़ हो चुकी है, उनकी स्पीड इंक्रीज़ हो चुकी है, जिसकी वजह से फ्लड वगैरह उनके साथ आते हैं। एंड इसी को हम कहते हैं क्लाइमेट डायनामिक्स। नो दिस इज़ अ थ्रेट कि हमारा क्लाइमेट इम्पैक्ट किस तरह से कर रहा है। अब जब हम और साइक्लोन्स की बात करते हैं तो जितना साइक्लोन आएगा अपने मॉइस्चर लाएगा, उतना ही और एक्सट्रीम रेनफॉल हमारे वेस्टर्न कोस्ट पे होने के चांसेस है। बिकॉज व्हेन यू सी इंडिया, तो यहाँ पर हमारा अरेबियन सी आता है, यहाँ बे ऑफ बंगाल, और यहीं पर आता है हमारा वेस्टर्न कोस्ट। अब यहाँ से अगर साइक्लोन्स इमर्ज होते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर फ्लड्स आने के चांसेस है और यहाँ पर एक्सट्रीम रेनफॉल भी होगा ही होगा। ओके सो दिस इज़ हाउ इट हैज़ इम्पैक्टेड द क्लाइमेट। अब जो हमारा इंटरेक्शन होता है बिटवीन वार्मिंग, रेनफॉल एंड टेम्परेचर एक कॉम्प्लेक्स एंड वेरिएबल है। क्यों? बिकॉज यहाँ पर जो एरोसल एमिशंस होते हैं, जो भी हमारे एमिशंस होते हैं, जो पर्टिकुलेट मैटर पोल्यूशन होता है, उसी के साथ जो एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री पैटर्न है, इट शुड बी अकाउंटेड कि इन वजह से ही ये सारी चीज़ें हो रही है। अब अगर हम एक्सट्रीम लेवल पर बात करें तो जो हमारा एक ब्रॉडर पिक्चर निकल कर आता है कि जो हमारे ड्रॉट्स है और हीट वेव्स है, दे आर ऑलमोस्ट लाइकली टू इंक्रीज, मेकिंग द रोल ऑफ एक्यूरेट फोरकास्ट and able to warn such event at least 3 to 5 days ahead more important. अब और एक जो बिगर चैलेंज हमारे लिए है दैट इज़ टू अंडरटेक सो कॉल्ड क्लाइमेट प्रूफिंग। क्लाइमेट प्रूफिंग बेसिकली ये होगा कि हमें इसका एक अनएक्सपेक्टेड डेटा मिलता है, एक प्रूफ होना चाहिए कि कौन सी जगह बहुत वल्नरेबल होने वाली है, एक वार्निंग्स मिलनी चाहिए हमें, एक जो रिस्क होता है उसको हम असेस कर सकें। ये अगर हो जाता है तो हमारा क्लाइमेट प्रूफिंग की वजह से काफ़ी चीज़ें टैकल होने के चांसेस है। जैसे आज हमने देखा हमारी एनडीआरएफ वहाँ पर पहुँच नहीं पा रही थी कोंकण रीजन में बिकॉज ऑफ द कनेक्टिविटी इश्यूज़, रोड्स ख़राब थे, बहुत इश्यूज़ हो रहे थे। बट अगर शायद ये हमें पहले से पता होता तो पहले ही हम हमारी वहाँ फोर्सेस को डिप्लॉय कर सकते थे। सो जैसा हम अर्थक्वेक्स को पहले से ही प्लान कर लेते हैं, वैसा अगर ये हमें मिल जाता है तो इट वुड बी अ वेरी ग्रेट चेंज फॉर अस। एंड उसी के साथ हमारा एक प्रॉपर प्लानिंग कैन इंश्योर अगेंस्ट द इनएविटेबल एक्सट्रीमिस्ट ऑफ नेचर, जहाँ हमारा इंटरनेशनल क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट जो हमारा कहता है लिमिट द ग्रीन हाउस गैस एमिशन will yield benefits only in very long term, but what is done in the near future will mean the difference between surviving and thriving. जो आज हमें स्टेप लेना है it is to survive and thrive. So that's for today. I hope आप लोगों को अच्छा लगा हो सेशन। थैंक यू सो मच। जो नए हैं प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।